नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एम्बिशस एम्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का भौतिकी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है विज्ञान और मापन, साइंस एंड मेजरमेंट। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं आगे से कोई भी वीडियो स्टडी रिलेटेड डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर का नाम है विज्ञान और मापन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो दोस्तों, विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है व्यवस्थित ज्ञान, यानी कि सिस्टमेटिक नॉलेज। दोस्तों, विज्ञान एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। एक दोस्तों, समझते हैं विज्ञान किसे कहते हैं। हमारे इस भौतिक जगत में सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। कहने का ये अर्थ है, सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से आपको जो भी प्रयोग करना है, जो भी परीक्षण करना है, आपको एक सावधानी पूर्वक करना होगा और क्रमबद्ध तरीके से। जैसे मान लीजिए, अगर आप चावल बनाते हैं तो आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि पहले चावल दे दें और चावल भूज के उसके बाद उसमें पानी दें। ऐसा नहीं, एक क्रमबद्ध तरीके से हमको चावल भी बनाना पड़ता है। उसी प्रकार अगर हमें विज्ञान में कोई भी प्रयोग या फिर परीक्षण करना होगा तो हम लोग उसको सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। क्रमबद्ध कहने का मतलब है कि एक क्रम में बधा हुआ होना चाहिए कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं। तो विज्ञान किसे कहते हैं? हमारे इस भौतिक जगत में सावधानी और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। हम लोग जो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से जो भी प्रयोग करते हैं, जो भी परीक्षण करते हैं, उससे जो हमको रिजल्ट आता है, उससे जो हमको परिणाम आता है, उसी से प्राप्त ज्ञान जो हमें होता है, उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, विज्ञान शब्द जो है लैटिन शब्द के सिंटिया से लिया गया है। विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। विज्ञान को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। भौतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में फिजिकल साइंस बोलते हैं, और दूसरा है जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंस। ओके, आगे हम लोग देखते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसको कहते हैं? इसके अंतर्गत हम लोग निर्जीव वस्तुओं तथा इनसे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में यानी निर्जीव वस्तु के बारे में अध्ययन करते हैं, और निर्जीव वस्तु से संबंधित जो भी घटना है उनके बारे में भी हम लोग अध्ययन करते हैं। आगे चलकर भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया, कौन कौन सा? पहला है भौतिकी, जिसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं, और दूसरा है रसायन शास्त्र, जिसको हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग पढ़ चुके विज्ञान के प्रकार। पहला पढ़े भौतिक विज्ञान और दूसरा पढ़े जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में दो चीज़ के बारे में अध्ययन करना होता है, भौतिकी और रसायन विज्ञान। अब हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान के बारे में। इसके अंतर्गत हम लोग सजीव वस्तु तथा उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। कहने का ये अर्थ है, जीव विज्ञान में हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, सजीव वस्तु के बारे में पढ़ते हैं, और सजीव वस्तु से संबंधित जो भी घटना होगा उनके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं उसमें, जीव विज्ञान में। ठीक है, जीव विज्ञान को भी आगे चल के दो भागों में बांटा गया। जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? चलिए देख लेते हैं। वनस्पति विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोटनी बोलते हैं। दूसरा है प्राणी विज्ञान, जिसको इंग्लिश में जूलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग जाने विज्ञान के प्रकार के बारे में। विज्ञान को आगे कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिकी यानी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं फिजिक्स किसको कहते हैं। ठीक है, फिजिक्स लेके हम लोग चलेंगे आगे। तो यहाँ पे आता है टॉपिक फिजिक्स। भौतिकी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग प्राकृतिक और प्राकृतिक के घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिकी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग प्रकृति, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है राइटिंग में, लिखने के क्रम में थोड़ा मिस्टेक हो चुका है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग प्राकृतिक और प्राकृतिक के घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं,
उसे भौतिकी कहते हैं। आप लोग यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, लिखने के क्रम में जो भी मैंने बोला है उनको लिख लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग को ये लिखना है विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग प्राकृतिक और प्रकृति की घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिकी कहते हैं, ठीक है। भौतिकी शब्द ग्रीक शब्द के फ्यूजिस से ली गई है। किससे ली गई है? फ्यूजिस से ली गई है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मापन। मापन क्या होता है? मापन विज्ञान पर आधारित है। मेजरमेंट जो है वो साइंस पे आश्रित है, ठीक है। पहले हम लोग मेजरमेंट नहीं कर पाते थे क्योंकि साइंस उतना डेवलप नहीं था। फिर हम लोग साइंस के क्षेत्र में जैसे जैसे आगे बढ़े तब हमें पता चला कि हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ये वस्तु छोटा है, ये वस्तु बड़ा है, इस वस्तु से हम लोग मेजरमेंट। तो देखिए आगे देखते हैं हम लोग, किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहा जाता है। कोई भी राशि है, भौतिकी में कोई भी राशि है, राशि कहने का अर्थ है जैसे द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, लेंथ हो गया, बल हो गया, जितने भी राशि हैं, कोई भी राशि हो, किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। मानक माप कहने का अर्थ ये है जिसे मान लिया गया है। मानक माप कहने का अर्थ है जिसे मान लिया गया है। जैसे सपोज डैट मैं अभी आपको कह दूं कि आप 2 मीटर रस्सी लाओ, तो आप अगर अमेरिका में भी जाओगे, अगर वहाँ पे 2 मीटर कहोगे, 2 मीटर रस्सी देने के लिए, तो वहाँ पे भी वो 2 मीटर ही रस्सी देगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ का 2 मीटर वहाँ का 2 मीटर से बड़ा है या फिर यहाँ का 2 मीटर वहाँ के 2 मीटर से छोटा है। कहने मानक माप कहने का मतलब इसे हर किसी ने माना, ठीक है, जिसे मान लिया गया है, ठीक है। आगे भी हम लोग देखेंगे, मात्रक देखेंगे। इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। मात्रक किसे कहते हैं? किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है और इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो आगे देखते हैं। किसी राशि का परिमाण उनके मात्रक के साथ तुलना करके प्राप्त किया जाता है, ठीक है। कोई भी राशि है उसका परिमाण जो है उसके मात्रक के साथ तुलना करके प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी राशि के परिमाण को पूर्ण रूप से समझने के लिए निम्नांकित 2 बातों का ज्ञान आवश्यक है। कोई भी राशि है उसका परिमाण को पूर्ण रूप से समझने के लिए उसका जो भी परिमाण है, जैसे मान लीजिए कि आपका हम पूछे वेट कितना है तो आप बोले 2 kg, तो यहाँ पे 2 चीज़ आया, एक तो 2 और दूसरा क्या kg, यानी 2 किलोग्राम, है कि नहीं। तो किसी राशि के परिमाण को पूर्ण रूप से समझने के लिए निम्नांकित 2 बातों का ज्ञान आवश्यक है। पहला है मात्रक। पहला क्या है? मात्रक, जिनमें किसी राशि को व्यक्त किया जाता है। अब कोई राशि है बिना मात्रक का तो व्यक्त कर नहीं सकते हैं। अब जैसे मान लो कि आप किसी दुकानदार के पास गए और वहाँ आपको लेना है तेल, तो सरसों का तेल लेना है, कोई भी आपको मान लो लिक्विड लेना है, तेल ही लेना है मान लीजिए, तो वहाँ बोलोगे कि मुझे तेल दीजिए, तो दुकानदार आपसे पूछेगा कितना लोगे, आप बोलोगे 4, तो वो नहीं समझ पाएगा। आपको 4 लीटर 4 ग्राम ये बोलना पड़ेगा कि आपको लीटर चाहिए, ग्राम चाहिए, क्या चाहिए, आपको बोलना होगा वहाँ पे, यानी मात्रक का आवश्यकता पड़ता है वहाँ पे। तो मात्रक क्या? मात्रक जिसमें किसी राशि को व्यक्त किया जाता है। बिना मात्रक का आप किसी भी चीज़ को आप कहीं पे भी किसी चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा है संख्यांक। यह बताता है कि दी गई राशि में वह मात्रक कितनी बार शामिल है, ठीक है। संख्यांक क्या बताता है? जो राशि दिया गया है उसमें वह मात्रक कितना बार शामिल किया गया है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो भौतिक राशि क्या होता है? भौतिक के नियमों को जिन राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज़। भौतिक के नियमों को जिन राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं।
भौतिक के नियम को, ये जो नेचर है इसका नियम जो है जिन राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है, जो भी राशि है जिस राशि में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक स्केल दे दिए और आपको बोले कि ये कितना है, आप बोलोगे ना कि हाँ ये 2 मीटर है, 4 सेंटीमीटर, जितना भी उसका लेंथ है। तो किस राशि में आप व्यक्त किए, लंबाई में व्यक्त किया कि नहीं किए, तो वही हो गया राशि, भौतिक राशि। राशि बोले अथवा भौतिक राशि बोले वही चीज़ है। जैसे द्रव्यमान हो गया, वेग हो गया, समय हो गया, लंबाई हो गया, बल हो गया, कार्य हो गया, शक्ति हो गया इत्यादि। तो ये सब हम लोग समझेंगे आगे। द्रव्यमान क्या है, वेग क्या है, समय तो आप जानते ही होंगे, समय तो निरंतर चलते रहता है, लंबाई क्या है, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो देखिए भौतिक राशियाँ 2 प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, आधारी राशियाँ जिसको बेस क्वांटिटीज़ या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। दूसरा क्या, व्युत्पन्न राशि, डेराइव्ड क्वांटिटी। तो सबसे पहले इसमें पहला वाला देख लेते हैं, आधारी राशि किसे कहते हैं। आधारी राशि किसे कहते हैं, वैसी राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती है, अर्थात किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती है। वैसी राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है, जो इंडिपेंडेंट हो, यानी किसी पे भी डिपेंड ना करे। वैसी राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती है, अर्थात किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती है, उसे आधारी राशि कहते हैं, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान, समय, ताप इत्यादि। ये जितने भी राशियां हैं ये किसी पे भी निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं आधारी राशि। आधारी राशि कितने होते हैं, आधारी राशि वास्तव में 7 होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा देख लेते हैं। यहाँ पे आधारी राशि दिया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे आधारी राशि और उनके एसआई मात्रक। पहला है यहाँ पे देख सकते हैं आप लंबाई। एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। संकेत में हम लोग क्या लिखते हैं उसको, मीटर, एम, स्मॉल एम। लेंथ मीटर, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। दूसरा देख लेते हैं द्रव्यमान यानी मास, उसका होता है किलोग्राम और उसका संकेत क्या होता है, केजी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा के जो है वो स्मॉल है, ठीक है, जी भी क्या है, स्मॉल है, दोनों स्मॉल है, केजी। तीसरा है समय यानी टाइम, इसका क्या होता है एसआई मात्रक, सेकेंड, और इसको स्मॉल एस से सूचित करते हैं। चौथा क्या है विद्युत धारा, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और इसको हम लोग कैपिटल ए से सूचित करते हैं, इसका संकेत क्या होता है, कैपिटल ए। पांचवा देख लीजिए आप ताप बोले या तापमान बोले, क्या है, बात वही है, जिसको इंग्लिश में टेम्परेचर बोलते हैं, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन, और इसको हम लोग कैपिटल के से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत। 6 में आप देख लीजिए ज्योति तीव्रता, लुमिनियस इंटेंसिटी, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडेला, और इसका संकेत क्या होता है, सी डी, स्मॉल सी और स्मॉल डी, कैपिटल नहीं देना है, ठीक है। और लास्ट है 7वां क्या, पदार्थ का परिमाण, इसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मोल, और इसका संकेत MOL, मोल, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको MOL ही संकेत में नहीं लिखना है, MOL लिखना है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, ये था आधारी राशि जिसकी संख्या कितनी है, 7। अब हम लोग समझते हैं व्युत्पन्न राशि। आ जाते हैं फिर इधर, व्युत्पन्न राशि देख सकते हैं आप। तो व्युत्पन्न राशि कितने होते हैं, व्युत्पन्न राशि अनंत होते हैं। अब हम लोग समझते हैं व्युत्पन्न राशि। आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं व्युत्पन्न राशि। अब व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, वैसी भौतिक राशियां जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है,
अर्थात जो राशि आधारी राशि पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। वैसी भौतिक राशि जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो राशि आधारी मात्रक पर, आधारी राशि पर निर्भर करता है उसको हम लोग व्युत्पन्न राशि बोलेंगे। ठीक है, वैसी राशि या फिर वैसी भौतिक राशियाँ जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, अर्थात जो आधारी राशि पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे वेग, बल, चाल इत्यादि। ठीक है, और इसमें कार्य भी हो जाएगा, कार्य, शक्ति। ठीक है, ऐसे ढेर सारे व्युत्पन्न राशियां हैं। त्वरण, ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशि है। हम लोग आगे भी देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मात्रक की पद्धतियाँ ये नहीं है। यहाँ पे ये वाला हेडिंग है मात्रक, आधारी मात्रक किसे कहते हैं। ठीक है, मात्रक की पद्धतियाँ हम लोग आगे पढ़ेंगे। वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। ठीक है, आधारी मात्रक किसे कहते हैं, वह मात्रक, आधारी मात्रक किसे कहते हैं, वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। जैसे मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, ये सब क्या है, आधारी मात्रक है। आधारी राशि का मात्रक आधारी मात्रक कहलाएगा, सिंपल है। और देखिए अब व्युत्पन्न मात्रक किसको बोलेंगे, तो वह मात्रक जो आधारी मात्रकों पर निर्भर करता है, अर्थात जिसे आधारी मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, जैसे मीटर स्क्वायर, इसमें क्या है, मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर स्क्वायर, यानी 2 बार मीटर है। लंबाई क्या है, आधारी मात्रक है। लंबाई आधारी राशि है, उसका मात्रक क्या है, मीटर, मीटर इंटू मीटर 2 बार है कि नहीं। और ये आधारी मात्रक के सहायता से बनाया गया है। मीटर क्यूब आधारी मात्रक, मीटर उसकी सहायता से बनाया गया है, 3 बार मीटर है। और ये देख सकते हैं आप, जो कि फोर्स का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी किसके सहायता से बनाया गया है, आधारी मात्रक के सहायता से। इस तरीके से ढेर सारा है, एटसेट्रा इत्यादि। अब हम लोग देखते हैं ये वाला जो हेडिंग है मात्रकों की पद्धति, आपको यहाँ पे देना है, इस जगह देना है, इसके ऊपर में सभी प्रकार की राशियों के लिए, इसके जस्ट ऊपर में देना है मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट, यहाँ पे देना है। वो मिस्टेक से ऊपर लिखा गया था। ठीक है, यहाँ पे आपको वो वाला देना है। तो वहाँ ये जो हेडिंग है आपको, आप लोग उम्मीद करते समझ गए, मात्रकों की पद्धति यहाँ नहीं दे के कहाँ देना है, ये देना है सभी प्रकार की राशियों के लिए, इसके जस्ट ऊपर में ये यहाँ पे इस जगह पे आपको देना है। ठीक है, तो मात्रकों की पद्धति हम लोग देख लेते हैं। सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ देख लेते थोड़ा सा, पूरे विश्व में आधारी मात्रकों की कई पद्धतियाँ प्रचलित हैं, जिसमें कुछ मुख्य पद्धतियाँ निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला क्या है, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, FPS पद्धति। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, FPS पद्धति। तो फुट पाउंड सेकेंड में क्या है, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसे संक्षिप्त में FPS पद्धति कहते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया FPS पद्धति। इसका दूसरा भी नाम है दोस्तों FPS पद्धति, यानी फुट पाउंड सेकेंड पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है, सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, यानी मास का जो मात्रक है उसका वो क्या होगा, ग्राम, तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसे संक्षिप्त में CGS पद्धति कहते हैं। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति का दूसरा भी नाम है। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति को मीटरी पद्धति भी कहा जाता है। तीसरा हम लोग देख लेते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसे संक्षिप्त में MKS पद्धति कहते हैं। ठीक है, और एक है लास्ट, जिसको मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, यानी SI मात्रक, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। ठीक है, यह
एक नई पद्धति है। इस नई पद्धति को इसके फ्रांसीसी नामकरण के कारण संक्षेप में एसआई मात्रक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम ये सब तो देख ही चुके थे पहले। अब हम लोग समझते हैं संपूरक राशियाँ। क्या समझेंगे? संपूरक राशियाँ, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी, संपूरक राशियाँ। तो संपूरक राशियाँ दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? समतल कोण और घन कोण। सॉलिड एंगल घन कोण हो गया और प्लेन एंगल समतल कोण हो गया। तो संपूरक राशियाँ दो प्रकार की होती है जो निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया था। ये वाला सारणी आप देख सकते हो, ये वाला टेबल, क्रम संख्या दिया है 1 2 2 ही होता है। संपूरक राशि दिया गया यहाँ पे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, समतल कोण और घन कोण। तो समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन। ठीक है, और इसका संकेत क्या होता है? RAD। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है आर बी स्मॉल, ए बी स्मॉल और डी बी स्मॉल, जैसा बताया गया है वैसे ही आप लोग लिखिएगा, आर स्मॉल, ए स्मॉल और डी स्मॉल। ठीक है, दूसरा क्या? घन कोण, जिसका मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक स्टेरेडियन, और इसको संकेत में हम लोग SR लिखते हैं। ठीक है, तो समतल कोण बराबर क्या होता है? चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, यानी थीटा इक्वल टू L/R। जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है, तो उसमें अगर कोई चाप है तो चाप की लंबाई और R, उसका जो रेडियस होगा वो होगा, और चाप जितना कवर करेगा, वहाँ से आप चाप का एक सिरा को आप सेंटर से मिला दो, चाप का दूसरा सिरा को भी सेंटर से मिला दो, वहाँ कुछ एंगल बनेगा। तो उस एंगल, वो वाला अगर एंगल निकालना होगा तो ये वाला फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, थीटा इक्वल टू L/R। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं समतल, इसका मात्रक तो आप समझिए, समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है। इसे संकेत में RAD लिखते हैं। ठीक है, स्मॉल r, स्मॉल a, स्मॉल d। ठीक है, एक साथ। घन कोण बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर, A/R का स्क्वायर। ठीक है, घन होता है गोला में और समतल कोण होता है एक सर्कल में। घन कोण होता है गोला में जैसे मान लो कि एक शंकु टाइप का हम निकाल लेते हैं, उसका कुछ ना कुछ सरफेस होगा, और अगर वहाँ एंगल निकालना होगा तो वो जो सरफेस का क्षेत्रफल होगा, वो क्षेत्रफल और उसका रेडियस जो भी होगा, रेडियस का स्क्वायर, तो हम लोग वहाँ से घन कोण निकाल सकते हैं। खैर ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, समतल कोण बराबर चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ा फॉर्मूला लिख दिया है ताकि आप लोग जान सको। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे ये सब चीज़ के बारे में, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल के बारे में आप 11th में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ोगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं मानक एसआई उपसर्ग। ठीक है, प्रायः रूप से मापों को आधारी या व्युत्पन्न एसआई मात्रकों के पदों में व्यक्त करना बहुत सुविधाजनक नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए कि अररिया से दिल्ली की दूरी को मीटर में व्यक्त करना बहुत असुविधाजनक होगा। मान लो कि पटना से दिल्ली जाना है और वो जितना लेंथ है, उसका जो दूरी है, उसको हम लोग मीटर में व्यक्त करें, तो ये बहुत ही असुविधाजनक बात होगा कि नहीं? बहुत ही असुविधा होगा बताने में कि इतना मीटर बहुत लंबा हो जाएगा। इस दूरी के लिए मीटर बहुत छोटा मात्रक है। कोई मान लीजिए बड़ा डिस्टेंस है, बहुत लंबा दूरी है, उसको आप मीटर में व्यक्त करना चाहोगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा? बहुत छोटा मीटर क्या हो जाएगा? बहुत छोटा मात्रक हो जाएगा। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय सहमति से एसआई उपसर्ग परिभाषित किए गए हैं जो निम्न सारणी में हैं। तो प्रीफिक्स को परिभाषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय सहमति के अनुसार, तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया गया है उपसर्ग दिया है मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फॉम्टो, एटो, ये सब आप देख सकते हो। इसका मान दिया है, इसका संकेत दिया है। इधर मिली का स्मॉल m है, माइक्रो का ये वाला U टाइप में है, आप देख सकते हो। नैनो का स्मॉल n है, पिको का स्मॉल p है, फेम्टो का F है, स्मॉल एटो का A है। तो ये वाला सारणी आप देख लो और इसका वैल्यू आपको याद कर लेना। देख सकते हैं आप लोग, वीडियो को पॉज करके आराम से इसको उतार सकते हैं। ठीक है,
किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ठीक है। तो ये सब आपको दिया गया इधर है। किलो का स्मॉल के संकेत में, मेगा का कैपिटल एम, जीगा का कैपिटल जी, टेरा का कैपिटल टी, पेटा का कैपिटल पी और एक्सा का कैपिटल ई। यहाँ पे देख सकते हैं आप पिको का स्मॉल पी होता है, ठीक है, पिको का स्मॉल पी और पेटा का कैपिटल पी, और इसका मान इधर दिया गया है गुणज, और इधर इसमें भी आप देख सकते हो। ये सब आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं और इसको याद कर लीजिएगा, ओके। और आगे हम लोग देखते हैं विभिन्न पद्धतियों, मात्रक और उनके संबंध। विभिन्न पद्धतियों, मात्रक और उनके संबंध देखते हैं। चलिए, किसी व्युत्पन्न राशि के व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए निम्नांकित की सहायता लेनी पड़ती है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ बात है, देख सकते हैं। पहला में है व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने के लिए समीकरण। कोई भी व्युत्पन्न राशि है, अगर व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करना है, एक समीकरण का आवश्यकता होता है। उस समीकरण में शामिल हुए आधारी राशियों के आधारी मात्रक, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे जैसे क्षेत्रफल में क्या, क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है और क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है, उसको परिभाषित करने के लिए एक उसका समीकरण होता है, एक फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई भी क्या है, एक दूरी है, और चौड़ाई भी क्या है, एक दूरी है। तो दोनों को हम लोग मीटर में, दोनों का मात्रक क्या होगा, आधारी मात्रक क्या होगा, लंबाई का भी मीटर होगा, चौड़ाई का भी मीटर होगा, तो मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। दूसरा आप देख लो एग्जाम्पल में आयतन। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये भी मीटर, ये भी मीटर और ये भी मीटर, क्यों, क्योंकि तीनों लेंथ है, तो मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। नोट देख लीजिए आप लोग। भौतिकी में कुछ व्युत्पन्न मात्रकों के विशेष नाम दिए गए हैं, जिसका कारण निम्न है। भौतिकी में कुछ ऐसे राशि हैं जिसका विशेष नाम दिया गया, जिसका मात्रक का विशेष नाम दिया गया। पहला उसका कारण क्या है, सुविधा हेतु तथा कुछ महान वैज्ञानिकों के आदर देने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो न्यूटन याद करने में भी सुविधा होता है। उसके बाद न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन जो थे, उसके सम्मान में भी उसका नाम रखा गया है, ताकि आने वाले पीढ़ी भी उसके नाम से अवगत हो सके, ठीक है। तो सर आइजैक न्यूटन को सम्मान देने के लिए बल का ऐसा ही मात्रक ही क्या रख दिया गया है, न्यूटन, ठीक है। जैसे बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, जिसे संक्षेप में एन से सूचित किया जाता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, जिसे संक्षेप में कैपिटल जे से सूचित करते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं दाब क्या होता है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं, ठीक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो दाब बराबर होता है फॉर्मूला, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया, यानी दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं दाब का ऐसा ही मात्रक। दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसे हम लोग पास्कल के नाम से भी जानते हैं। कोई अगर ये पूछे दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आप लोग अगर पास्कल भी बोल दोगे तो कोई गलती नहीं होगा, पास्कल के भी नाम से जानते हैं। और यदि हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते तो गलत नहीं होगा, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अगर उसको हिंदी में बोलना होगा तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ओके। तो 1 पास्कल बराबर होता है, 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर ही है। आप 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो या फिर 1 पास्कल बोलो, बात वही है, ठीक है। अब देखिए हम लोग समझते हैं आगे। गैसीय दाब के मापन का एक मात्रक है एटमॉस्फेयर। क्या है, एटमॉस्फेयर। गैसीय दाब के मापन का एक मात्रक है एटमॉस्फेयर। इसे संक्षिप्त में एटीएम से सूचित करते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल टी, स्मॉल एम से सूचित करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाला बात क्या है कि जो भी मात्रक है, ठीक है, जो भी मात्रक है उसके लिए आपको अगर कैपिटल लेटर से उसको डिनोट करते तो कैपिटल से, अगर स्मॉल से तो आपको स्मॉल से ही डिनोट करना होगा, सूचित करना होगा। आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा यहाँ पे कि ये वाला भौतिक राशि का मात्रक ये होता है, और ये जो होता है तो इसमें स्मॉल कौन कौन सा
लेटर है और कैपिटल कौन कौन सा लेटर है। जैसे यहाँ पे एटीएम है, एटमॉस्फेयर को हम लोग संक्षेप में क्या लिखते हैं, एटीएम, तो ए भी स्मॉल है, टी भी स्मॉल और एम भी स्मॉल है। ठीक है, ये बात पे आप लोग ध्यान देंगे। अब देखते हैं वायुमंडलीय दाब। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है, वायुमंडल तो है ही। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायुमंडल में वायु का जो दाब होता है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है और वायुमंडल में वायु का जो भी दाब होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, समुद्र के सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, यानी 1 एटीएम के बराबर होता है, जिसे सामान्य दाब कहते हैं। ठीक है, समुद्र की सतह पर कितना होता है वायुमंडलीय दाब, 1 एटीएम। ठीक है, जिसे सामान्य दाब कहते हैं। आगे देखिए 1 एटीएम इक्वल टू कितना पास्कल होता है, 1 एटीएम इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। इसको हम लोग अगर अप्रॉक्स में लिखना होगा तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ताप और उष्मा के मात्रक। ताप या तापमान का मात्रक केल्विन होता है, जिसे मापकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में केल्विन मापक्रम कहा गया है। ठीक है, ताप तापमान एक ही चीज है, उसमें कंफ्यूजन नहीं हो। उसका मात्रक क्या होता है, ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। आगे देखते हैं बर्फ का गलनांक का मान। बर्फ का गलनांक का मान कितना होता है, 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, और जल का क्वथनांक कितना होता है, जल का क्वथनांक का मान होता है 373.15 केल्विन होता है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 केल्विन। ठीक है, जिसको हम लोग 273.15 केल्विन को हम लोग अप्रॉक्स में 273 केल्विन लिख सकते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको हम लोग 273.15 केल्विन लिखते हैं, और उसको अगर अप्रॉक्स में लिखना होगा 273 केल्विन लिख सकते हैं। यहाँ नोट में कुछ दिए हैं, यदि किसी ताप को केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो दिए गए ताप में 273 डिग्री सेल्सियस घटाते हैं। जैसे मान लीजिए 700 केल्विन दिया हुआ और उसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो 700 में से आप 273 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, जितना बचेगा वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। दूसरा है, यदि किसी तापमान को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो तो दिए गए तापमान में 273 केल्विन जोड़ते हैं। जैसे 35 डिग्री है, 35 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 35 प्लस 273 जोड़ देंगे तो जितना आएगा रिजल्ट वो किस में आएगा, केल्विन में आएगा। तीसरा देखिए, केल्विन मापक्रम के एक केल्विन का मान सेल्सियस मापक्रम के एक विभाग के बराबर होता है। ठीक है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, जिसे कैपिटल जे से सूचित किया जाता है। उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है, इसे भी कैपिटल जे से ही सूचित किया जाता है। उष्मा का मात्रक सीजीएस पद्धति में कैलोरी होता है। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल, जिसको हम लोग अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 4.2 जूल लगभग। ठीक है, और 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 4200 जूल। वैसे अगर हम लोग देखें तो 4186 जूल होता है, और हम उसको लगभग में लिख सकते हैं 4200 जूल। ठीक है, 4.2 कैलोरी जूल। ठीक है, लगभग लिख सकते हैं। अब एक प्रकाश वर्ष देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला चैप्टर विज्ञान का, विज्ञान और मापन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी आप ही की तरह चैप्टर 1 पढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।